दोस्तों नमस्कार। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बीजेपी चुनाव क्यों जीत रही है, सवाल इससे कहीं बड़ा है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2014 में सिर्फ 7 राज्यों तक सीमित रहने वाली बीजेपी आज 22 राज्यों तक अपना राजनीतिक विस्तार कर चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के लगभग 76% भूभाग पर बीजेपी और उसके सहयोगियों का प्रभाव दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 110 करोड़ से ज्यादा आबादी बीजेपी शासित राज्यों में रहने लगी। और सबसे बड़ी बात, 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत कम होने के बावजूद उसके बाद हुए ज्यादातर बड़े चुनाव में बीजेपी लगातार जीतते चली गई। महाराष्ट्र, हरियाणा, बंगाल, पूर्वोत्तर, एक के बाद एक चुनाव। तो क्या यह सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट काम कर रहा है? क्योंकि बीजेपी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही, बीजेपी सिर्फ 10 वर्षों से देश का राजनीतिक माइंडसेट बदल रही है। और यही वो चीज है जिसे विपक्ष अब तक ठीक से समझ नहीं पाया। देखिए, राजनीति सिर्फ भाषण से नहीं चलती, राजनीति परसेप्शन से चलती है, इमोशन से चलती, फियर से चलती है और पहचान से चलती। और बीजेपी ने इसी साइकोलॉजी को सबसे गहराई से समझा। 2014 के बाद बीजेपी ने सबसे पहले नैरेटिव बदला। पहले राजनीति विकास बनाम भ्रष्टाचार पर होती थी, लेकिन धीरे धीरे राजनीति पहचान की लड़ाई बना दी गई। हिंदू बनाम मुस्लिम, राष्ट्रवादी बनाम देशद्रोही, हम बनाम वो, यही बीजेपी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल वेपन बन गया। और ये अचानक नहीं हुआ, ये लगातार 10-11 साल की आइडियोलॉजिकल इंजीनियरिंग का परिणाम है। टीवी डिबेट बदले गए, सोशल मीडिया एल्गोरिथम बदले गए, व्हाट्सएप नैरेटिव बनाया गया, इतिहास की नई व्याख्या शुरू हुई और धीरे धीरे जनता के दिमाग में परमानेंट साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर बनाया गया। एक ऐसा माहौल जहां जनता को लगातार ये महसूस कराया जाए कि देश खतरे में है, धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। और जब जनता लगातार डर और भावनात्मक रूप में रहती है तो फिर वो बेरोजगारी से ज्यादा पहचान को महत्व देने लगती है। यही कारण है कि कई लोग महंगाई से परेशान होने के बावजूद, बेरोजगारी से टूटने के बावजूद फिर भी बीजेपी को वोट देते हैं। क्योंकि चुनाव अब सिर्फ सड़क और रोजगार का मुद्दा नहीं रहा, चुनाव इमोशनल आइडेंटिटी का युद्ध बना दिया गया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के भाषणों में भी अब लैंग्वेज बदल चुकी है। मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान, कपड़े से पहचान, ये सिर्फ शब्द नहीं है, मैसेज सीधा होता है, आपकी पहचान खतरे में है और सिर्फ हम आपको बचा सकते हैं। फिर यही नैरेटिव नेताओं तक पहुंचता है, फिर यही नैरेटिव सोशल मीडिया वॉरियर तक पहुंचता है और फिर यही नैरेटिव चुनावी भाषणों में बदल जाता है। इसलिए अब खुले मंचों से कहा जाता है, हिंदू इलाका खुलना बाकी है, हिंदू वोट आने दो। यहाँ तक कि ईवीएम तक को हिंदू और मुस्लिम में बांटने की बात होने लगी। अब सोचिए, जब चुनाव की भाषा ही धार्मिक पहचान बन जाए तो फिर बेरोजगारी पीछे चली जाती है, गरीबी पीछे चली जाती है और जनता इमोशनल मोबिलाइजेशन में फंस जाती है। यही बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता है। उसने सिर्फ चुनाव नहीं जीते, उसने जनता का अटेंशन शिफ्ट कर दिया है। अब दूसरी तरफ विपक्ष को देखिए, विपक्ष आज भी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है। चुनाव आता है, मीटिंग होती है, गठबंधन बनता है, फोटो खींचती है, फिर चुनाव खत्म और सब अलग। यही कारण है कि जनता को विपक्ष में कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं देती है। एक तरफ बीजेपी 365 दिन नैरेटिव बनाती है, दूसरी तरफ विपक्ष सिर्फ चुनावी महीनों में एक्टिव दिखाई देता है और यही साइकोलॉजिकल बैटल बीजेपी जीत जाती है। बीजेपी का पूरा मॉडल लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट पर चलता है। स्कूल से नैरेटिव, मीडिया से नैरेटिव, सोशल मीडिया से नैरेटिव, धर्म से नैरेटिव, इतिहास से नैरेटिव, यानी हर स्तर पर एक कंसिस्टेंट मैसेजिंग जाता है। जबकि विपक्ष के पास एक क्लियर आइडियोलॉजिकल काउंटर ही नहीं है। कभी कास्ट पॉलिटिक्स, कभी रीजनल पॉलिटिक्स और कभी सिर्फ एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स। लेकिन जनता को यह नहीं समझाया गया कि उनका अल्टरनेटिव विजन क्या है। यही वजह है कि विपक्ष बार बार डिफेंसिव दिखाई देता है और बीजेपी हमेशा एग्रेसिव मोड में दिखाई देती है। अब इसका सबसे बड़ा असर इंस्टीट्यूशंस पर दिखने लगा है। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे हैं, ईडी सीबीआई के इस्तेमाल पर सवाल उठ रहे हैं, राज्यपालों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल उठने लगे हैं। 27 लाख वोटरों के मामलों को भी देख लीजिए, लाखों वोटरों के नाम पर सवाल उठा, लेकिन पूरे देश में वैसा पॉलिटिकल रेजिस्टेंस नहीं दिखा जैसा लोकतंत्र में दिखना चाहिए। और जब ये कहा गया कि इस बार वोट नहीं दे पाए तो अगली बार दे देना, तो सवाल सिर्फ वोट का नहीं था, सवाल लोकतंत्र की सीरियसनेस का था। क्योंकि जिस देश में एक वोट से सरकारें हारती जीतती है, वहां लाखों वोटरों का मुद्दा मामूली कैसे हो सकता है।
लेकिन धीरे धीरे जनता को ऐसी चीजों का भी नॉर्मलाइजेशन कराया जा रहा है और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। लोकतंत्र अचानक खत्म नहीं होता। पहले संस्थाएं कमजोर होती है, फिर विपक्ष कमजोर होता है, फिर जनता डरने लगती है, फिर सवाल पूछना कम हो जाता है और आखिर में सिस्टम को चैलेंज करना ही असामान्य लगने लगता है। यही आज भारत की राजनीति में दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष आखिर लगातार हार क्यों रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि बीजेपी के पास पैसा ज्यादा है, मीडिया ज्यादा है, सोशल मीडिया मशीनरी ज्यादा मजबूत है? नहीं, असल वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में एक ऐसा पॉलिटिकल इकोसिस्टम बनाया है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मीडिया नैरेटिव बनाएगा, सोशल मीडिया एम्पलीफाई करेगा, ग्राउंड कैडर उसे फैलाएगा और फिर चुनावी भाषण उसे इमोशनल इश्यू बना देंगे। और यही वजह है कि बीजेपी सिर्फ पार्टी नहीं रही, एक माइंडसेट बन चुकी है। अभी विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या समझिए, विपक्ष अभी तक ये तय नहीं कर पाया कि उसकी लड़ाई किससे है, बीजेपी से है, हिंदुत्व से है, नफरत की राजनीति से है या सिर्फ चुनाव हारने से है। यही कंफ्यूजन उसे कमजोर बना रहा है। एक तरफ बीजेपी का क्लियर आइडियोलॉजिकल गोल है, दूसरी तरफ विपक्ष सिर्फ रिएक्शन देता दिखाई देता है। बीजेपी प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स करती है और विपक्ष रिएक्टिव पॉलिटिक्स करता है, यानी बीजेपी मुद्दा तय करती है और विपक्ष उसी मुद्दे पर बचाव करता रहता है। उदाहरण देखिए, बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा उठाती है, विपक्ष डिफेंसिव हो जाता है। बीजेपी राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाती है, विपक्ष सफाई देने लगता है। बीजेपी मुस्लिम अपीजमेंट का नैरेटिव बनाती है, विपक्ष डर जाता है कि कहीं एंटी हिंदू ना कह दिया जाए और यही साइकोलॉजिकल डिफीट शुरू हो जाती है। क्योंकि राजनीति में सिर्फ सच काफी नहीं होता, कॉन्फिडेंस भी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी चाहिए और सबसे जरूरी नैरेटिव कंट्रोल चाहिए। बीजेपी ये तीनों चीजें लगातार मेंटेन करती रहती है। और अब दूसरी बात, बीजेपी ने समाज के अंदर आइडेंटिटी कंसोलिडेशन किया है। ओबीसी हो, ईबीसी हो, दलित हो, महादलित हो, जो जातियां कभी मंडल राजनीति के साथ थी, धीरे धीरे वो हिंदुत्व नैरेटिव के अंदर एब्जॉर्ब होती चली गई। यानी कास्ट आइडेंटिटी को धीरे धीरे रिलीजियस आइडेंटिटी के नीचे ला दिया गया है। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी सोशल इंजीनियरिंग थी, क्योंकि जब जाति की राजनीति कमजोर होती है और धार्मिक पहचान मजबूत होती है तो चुनाव पूरी तरह इमोशनल मोबिलाइजेशन बन जाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग आर्थिक परेशानियों के बावजूद भी बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं। कई लोग खुलेआम कहते हैं 2000 का सिलेंडर हो जाए तब भी वोट बीजेपी को देंगे। और ये सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, ये साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट है। अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई जवाब विपक्ष के पास है? सच कहे तो अभी तक पूरी ताकत से नहीं, क्योंकि विपक्ष के अंदर भी कंसिस्टेंसी की भारी कमी है। चुनाव के समय सब साथ आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही फिर वही इको क्लैशेज, वही सीटों की लड़ाई, वही रीजनल एम्बिशन। यही कारण है कि जनता विपक्ष को सीरियस अल्टरनेटिव की तरह नहीं देख पाती और बीजेपी इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। वो लगातार ये परसेप्शन बनाती है कि हम ही स्थिरता है, हम ही राष्ट्रवाद है, हम ही मजबूत नेतृत्व है और विपक्ष वो सिर्फ बिखरा हुआ महागठबंधन है। अब यहाँ सबसे खतरनाक चीज समझिए, बीजेपी की राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, ये कल्चरल पॉलिटिक्स भी है, हिस्टोरिकल पॉलिटिक्स भी है, साइकोलॉजिकल पॉलिटिक्स भी है। खाने तक को पॉलिटिक्स बना दिया गया, वेजिटेरियन बनाम नॉन वेजिटेरियन, एक कल्चरल आइडेंटिटी को नेशनल आइडेंटिटी की तरह प्रोजेक्ट किया जाने लगा। धीरे धीरे एक ऐसा वातावरण बनाया गया जहां डाइवर्सिटी को सस्पिशियस बना दिया जाए, यानी जो अलग सोचता है वो कम राष्ट्रवादी दिखाए जाए। और यही डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र डिसेंट से चलता है, बहस से चलता है, अलग अलग विचारों से चलता है। लेकिन जब डिसेंट को एंटी नेशनल बना दिया जाए, आज यही डर बहुत से बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, पत्रकार, विपक्षी नेता बार बार जाहिर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि देश धीरे धीरे एक परमानेंट पॉलिटिक्स साइकोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, जहां जनता का इमोशनल कंट्रोल ही सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इतिहास गवाह है कि कोई भी आइडियोलॉजी हमेशा स्थायी नहीं रहती। जब बेरोजगारी बढ़ती है, जब आर्थिक असमानता बढ़ती है, जब युवाओं के सपने टूटने लगते हैं, जब धीरे धीरे नैरेटिव बदलने लगता है। आज भी ग्राउंड पर गुस्सा है, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, पेपर लीक को लेकर, भर्ती घोटाले को लेकर। लेकिन विपक्ष उस गुस्से को एक यूनिफाइड पॉलिटिक्स मूवमेंट में बदल नहीं पा रहा। यही उसकी सबसे बड़ी असफलता है, क्योंकि जनता का असंतोष अपने आप सत्ता परिवर्तन नहीं करता,
उस असंतोष को डायरेक्शन देना पड़ता है, नैरेटिव देना पड़ता है, लीडरशिप देनी पड़ती है। और आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विपक्ष कभी एक क्लियर आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव दे पाएगा? क्या वो सिर्फ एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स से आगे निकल पाएगा? क्या वो जनता को ये समझा पाएगा कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है, बल्कि संस्थाओं, संविधान और बराबर की भावना को बचाने का नाम है? क्योंकि अगर विपक्ष ये लड़ाई सिर्फ सीटों तक सीमित रखेगा तो बीजेपी नैरेटिव की लड़ाई जीतती रहेगी, और राजनीति में जो नैरेटिव जीतता है आखिर में वही चुनाव भी जीतता है। जय हिंद, जय भारत।